बाद हम लिखने और लिखाने का काम करेंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है वो बेसिकली हम टैक्स पे बात करेंगे। हालांकि ये बात आप जान ले कि हर एक साल का जो बजट है, हर एक साल 2022 हो, 23 हो, आने वाले कोई सा भी ईयर हो, जब तक कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना किया जाए तब तक आपकी जो भी बजट होगी वो जिस दिन प्रेजेंट किया जाएगा वो दिन फिक्स कर दी गई है। वो दिन फरवरी की होगी और वो तारीख फरवरी का पहला दिन होगा। मतलब 1 Feb इज कॉल्ड बजट डे। किसी भी ईयर का पहला जो फरवरी का तारीख होगा उसी दिन बजट प्रेजेंट किया जाएगा। पहले क्या था कि पहले रेल बजट अलग होता था और आम बजट मतलब जो जनरल बजट है वो अलग होते थे। कुछ साल पहले अभी मर्ज कर दिया गया है, मतलब रेल बजट बिकम द पार्ट ऑफ यूनियन बजट, जिसको हम आम बजट कहते हैं। तो यही हो गया। इस बार भी 1 फरवरी 1 Feb 2022 को आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण ने आपकी यूनियन बजट प्रेजेंट की, जिसको हम हिंदी में आम बजट कहते हैं। तो हम बजट पे कोई बात करने वाले नहीं हैं। बजट क्योंकि करंट अफेयर्स की बातें हैं, तो किसी आने वाले 1-2 क्लास के बाद हम बजट की पूरी बात करेंगे। क्या बजट का प्रावधान है, कौन से आर्टिकल 112 में उल्लेख है इसका। इस जितनी भी बात बजट की होगी वो किसी आने वाले क्लास में होगी। लेकिन बजट में जो आम आदमी का नजर होता है, जो सैलराइज है कम से कम, या जो कोई भी कमाता है, जो अर्निंग करता है, उसका जो नजर होता है वो इनकम टैक्स पे होता है। तो हम बात आज की जो हमारी टॉपिक होगी वो इसी टैक्स सिस्टम पे आधारित होगी कि भारत में टैक्स सिस्टम क्या है, कौन इसको मॉनिटर करता है, कौन इसके चीफ है, कौन कौन से टाइप के टैक्स होते हैं, कैसे टैक्स हम बता सकते हैं, क्या है सीजीएसटी, क्या है एसजीएसटी, क्या है आईजीएसटी, क्या है जीएसटी, क्या है इनकम टैक्स, क्या है कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स। ये सारी जो टैक्स की बातें हैं ये आज से क्लास में हम करने वाले हैं। 1944 वो सदी था जिस समय हम आजाद नहीं थे। तो इस 1944 में ही 1944 में ही आपकी पहले भी जिस समय हम आजाद नहीं थे उस समय भी हम टैक्स चुकाते थे। उस समय भी हम जो अंग्रेज थे उनको हम टैक्स देते थे। उस समय उस टैक्स का नाम लगान के नाम से हम जानते थे। तो लगान का एक नया नाम दिया गया और स्वाभाविक सी बात है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा। तो गवर्नमेंट के पास पैसा हमसे जाता है और उस पर बेस वो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी डेवलपमेंट का काम होता है वो गवर्नमेंट वो करती है। इस कारण से टैक्स हमसे लिया जाता है। 1944 का वो ईयर था। दिल्ली वो जगह था जिस जगह पे 2 भाई का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया गया। एक भाई वो था जो डायरेक्ट टैक्स वसूलेगा और दूसरा भाई वो था जो इनडायरेक्ट टैक्स वसूलेगा। तो बात तो आप ये मान गए कि आज के डेट में 2 ही टैक्स आपके लिए काम करता है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इस दोनों का एस्टैब्लिशमेंट जिस शहर में हुआ है ना, जिससे पूछा जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपकी राजधानी में है, दिल्ली में है। आपसे पूछा जाए कि ईयर, तो ईयर आपके आजादी से पहले का ईयर होगा। 1944 में ही इस दोनों डिपार्टमेंट के हेड ऑर्गेनाइजेशन का हमने एस्टैब्लिशमेंट किया। वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी डायरेक्ट टैक्स को देखती है, डायरेक्ट टैक्स को मॉनिटर करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CBDT। द फुल फॉर्म ऑफ CBDT इज सेंट्रल बोर्ड फॉर, और DT स्टैंड फॉर डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स इज अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और दूसरी जगह वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली में 1944 में हमने किया, जो इनडायरेक्ट टैक्स को वसूलने वाली सर्वोच्च संस्था आपके इंडिया में है, उसका नाम है CBIC। पहले ये जो CBIC है वो CBIC नहीं था। 2 साल पहले की अगर बात करें तो CBIC का जो नाम था वो था CBEC। फुल फॉर्म था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। लेकिन 2017 में चूंकि एक्साइज बिकम द पार्ट ऑफ GST, तो हमने इस CBEC का भी नाम चेंज कर दिया और नाम कर दिया हमने CBIC। जो पहले CBEC था, हम बोलते थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, वो उसकी जगह आज की जो हमारी टैक्स ऑर्गेनाइजेशन इनडायरेक्ट टैक्स वसूलने वाली है उसका नाम है CBIC। तो हमने ई की जगह आई को लाया है और फुल फॉर्म हमने जो रखा है वो है सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये बातें समझ में आ रही है? माइक ऑन करो तो 1-2। सर फिर से रिपीट करना एक बार।
यस क्या सर, चीज एक बार रिपीट फिर से करो? रिपीट। ये सीबीआईसी वाला जो आप बोल रहे हो। ओके, देखो पुराना जो फादर था, पुराना जो नाम था वो था सीबीईसी, है ना। सीबीएसई का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड तो कॉमन है, और एक्साइज एंड कस्टम था। तो एक्साइज जो है वो जीएसटी में चला गया, 17 इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी का पार्ट हो गए। तो ये जो ईसी था उसकी जगह उसका नाम हो गया आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो आज का आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंट्रोलिंग इनडायरेक्ट टैक्स, the answer will be not CBEC, the answer will be CBIC, and the full form of CBIC is Central Board for Indirect Tax and Custom. अभी समझ में आया? यस। ओके। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करते हैं। जैसे सैलरी हमारी आती है, सैलरी के जो भी प्रोविजन है कि मान लीजिए हम 2.5 लाख से ऊपर हैं तो हमें टैक्स नहीं देना है, 5 लाख से ऊपर है तो हमें कितना % देना है। तो हम, मेरा जो टैक्स परसेंटेज है डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करते हैं। डायरेक्ट इनकम टैक्स साइट पे जाके हम अपना ITR रिटर्न फाइल कर देते हैं और पैसा भर देते हैं, डायरेक्ट वो गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरा को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? ये हमने मार्कर खरीदा है, जब इस मार्कर को आप देखिएगा तो इसमें लिखा रहता है MRP, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और वहां पे इसमें GST भी लगा हुआ है। आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कीजिए, कंप्यूटर परचेज कीजिए, मोबाइल परचेज कीजिए, शेयर परचेज कीजिए, बोर्ड परचेज कीजिए, कुछ भी परचेज कीजिए, हम वो टैक्स देते हैं, लेकिन वो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते हैं। हम जाते हैं 10 रुपए का ये मार्कर लेते हैं, तो 10 रुपए में हो सकता है कि 50 पैसा का टैक्स हो, तो हम रिटेलर को देते हैं, रिटेलर होलसेलर को देता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को देती है, और कंपनी क्या करती है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करती है। तो ये जो रूट है वो चूंकि डायरेक्ट नहीं है गवर्नमेंट तक आने में, इस कारण से इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। हर एक गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जो डायरेक्ट एक इंडिविजुअल पे उसके इनकम से लगाया जाता है उसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इस दोनों टैक्स में अंतर पता चला? जी सर। ओके। अभी आप जाने कि ये जो CBDT है, तो हर एक वर्ष या हर एक 1 साल 2 साल के बाद इस CBDT का जो हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके चीफ को हम चेंज करते हैं। तो आज के डेट में जो चीफ आपके CBDT के आपके सेक्रेटरी के रूप में, चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं, उनका नाम है जगन्नाथ महापात्रा, और वो चेयरपर्सन जो CBIC के चीफ के रूप में काम कर रहे हैं उनका नाम है विवेक जोहड़ी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है। जैसे आपने NPCI के चीफ का नाम याद रखा, आपने RBI गवर्नर का याद रखा, आपने दिनेश खड़ा SBI के चेयरमैन का नाम याद रखा, वैसे ही आज के बाद आप इस जगन्नाथ महापात्रा और विवेक जोहड़ी का नाम रिस्पेक्टिव CBDT एंड CBIC के चीफ के रूप में भी याद रखेंगे। अभी बात आती है कि डायरेक्ट टैक्स तो हम समझ गए, लेकिन क्या इनकम टैक्स के अलावा भी कोई डायरेक्ट टैक्स है? आंसर इज यस। आपसे अगर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, तो उस कंडीशन में आप जान लें कि डायरेक्ट टैक्स कौन कौन सी टैक्स है जिसको डायरेक्ट टैक्स कैटेगरी में हम रखते हैं। पहली टैक्स है इनकम टैक्स, जो सबसे बड़ी टैक्स है। मतलब डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ी टैक्स है, ऐसा नहीं कि पूरे टैक्स रीजन में ही सबसे बड़ा टैक्स है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स जो है वो इनकम टैक्स है। उसके बाद जो टैक्स है उसको हम प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। उसके बाद जो टैक्स है वो कॉर्पोरेट टैक्स है, जितने भी बड़े बड़े कंपनी है ना, वो जो टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं डायरेक्टली, तो वो क्या है? तो कॉर्पोरेशन टैक्स है। उसके बाद गिफ्ट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स। और उसके बाद STT है, एंड STT का फुल फॉर्म ही आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, दैट इज सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। कोई भी शेयर को आप सेल्स और परचेज करते हैं या फिर रीसेल करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको ब्रोकरेज या फिर
टैक्स देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एसटीटी, एंड द फुल फॉर्म ऑफ एसटीटी इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो इस 5 टैक्स का नाम मैंने आपको बताया है डायरेक्ट टैक्स के रूप में। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्स के 2 टैक्स का नाम आप जाने। एक का नाम है सबसे बड़ा टैक्स जीएसटी, जिसको हमने 1 जुलाई 2017 में लाया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स उसका नाम दिया। तो एक जीएसटी का नाम आपको याद रखना है इनडायरेक्ट टैक्स में, और दूसरा कस्टम का भी नाम आपको याद रखना है। अंतर सिर्फ इतना है कि कस्टम जीएसटी का पार्ट नहीं हुआ है। आज भी कोई इंटरनेशनल गुड्स या सर्विसेज आप मंगवाते हैं तो कस्टम ड्यूटी आपको पे करना पड़ता है। जहां पे ये गुड्स उतरते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर आपका पोर्ट हो, बंदरगाह हो, तो वहां पे ये जो इंटरनेशनल गुड्स है ना, कहीं दुबई से आया, अमेरिका से आया, तो वहां पे ये टैक्स पे करना पड़ता है, कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम और जीएसटी ये 2 इनडायरेक्ट टैक्स हैं। लेकिन ये अभी तक जितनी बात की मैंने वो बात की है, ये जो टैक्स हैं ये डायरेक्ट चले जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो फिर बच क्या गया भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास? 28 स्टेट्स है, इसके पास कुछ तो कमाई का साधन होना चाहिए। तो वैसी टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है उसका नाम है रोड टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स, इंटरटेनमेंट, जो भी थिएटर है आपके उस पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स है, लैंड रेवेन्यू है, जितने भी जमीन आपके पास है ना, जो भी मकान का होल्डिंग आपका है तो उसके अगेंस्ट आपको देना पड़ता है। ये सारे जो 5 टैक्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट का कमाई का साधन है। विजय केलकर कमेटी वो कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन किया कि 1954 में जिस टैक्स को फ्रांस ने अडॉप्ट किया, जहां से सुने यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, विजय केलकर कमेटी ने एक टैक्स को भारत में इंप्लीमेंट करने का रिकमेंडेशन किया। वो टैक्स जिसको सबसे पहले जिस देश ने अडॉप्ट किया था वो देश फ्रांस का है, 1954 को अडॉप्ट किया, और 1954 की जगह 2017 में हम उस टैक्स को अडॉप्ट करने की बात सोच रहे थे, जिसमें से हमने एग्जेंट जिस गुड्स को कर दिया वो था आपका इलेक्ट्रिसिटी, वो था आपका पेट्रोल, वो था आपका डीजल, वो थी आपकी लीकर जो भी शराब है ना। तो ये जो 5-6 कैटेगरियां हैं इनको हमने उस टैक्स से अलग करके हमने उस मॉडल को अडॉप्ट किया जो मॉडल कनाडा का था। अभी आप बोलेंगे सर थोड़ी देर पहले फ्रांस बोला फिर आप कनाडा बोल रहे हो, ध्यान से सुने, अंतर आपको महसूस होगा। सबसे पहला देश जिस देश ने जीएसटी को अडॉप्ट किया था वो देश फ्रांस का था। हमने जो जीएसटी का मॉडल जिस देश से उठाया है वो देश फ्रांस नहीं है, वो देश कनाडा का है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने का फिर आंसर टिक मार्क करने का, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में फ्रांस टिक मार्क कर दिया। हमने मॉडल कनाडा का अडॉप्ट किया है, जबकि जीएसटी सबसे पहले जिस देश ने अडॉप्ट किया वो आपका फ्रांस था, तो हमने कनाडियन मॉडल को अडॉप्ट किया है। जैसे भारतीय संविधान आप पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान को जब बी.आर. अम्बेडकर या फिर जो भी आपके कमेटी के अध्यक्ष थे उन लोगों ने बनाया, तो अलग अलग देशों के संविधान की जो अच्छी बातें थी उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। फंडामेंटल राइट कहीं और से, फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं और से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहीं से और से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इमरजेंसी कहीं और जर्मनी से हमने लिया। तो वैसे ही कनाडियन मॉडल को हमने क्या किया है, अडॉप्ट कर लिया है। 1 जुलाई 2017 को हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को ये कहते हुए इंप्लीमेंट किया कि 17 इनडायरेक्ट टैक्स है, अलग अलग छोटे मोटे टैक्स हैं, इन सारे टैक्स को एक साथ मर्ज कर दो और 4 जीएसटी के रेट फिक्स कर दो। चाहे तो 5% पे हम टैक्स लेंगे, चाहे तो 12% पे हम टैक्स लेंगे, चाहे तो 18% पे हम टैक्स लेंगे, या 28% पर हम टैक्स लेंगे। दे आर ओनली 4 कैटेगरीज ऑफ टैक्स, 5, 12, 18 एंड 28। 3 टाइप के टैक्स का हमने मॉडल तैयार करके दे दिया। एक को हमने बोला एसजीएसटी है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। दूसरे को हमने बोला सीजीएसटी है, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एसजीएसटी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। और आईजीएसटी है, द फुल फॉर्म आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुजरात में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ और महाराष्ट्र में वो बिकने जा रहा है, तो 2 अलग अलग राज्य जुड़ गए, तो यहाँ पे आईजीएसटी इंपोज हो जाएगा। तो 3 टाइप की आपकी जीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। 17 इनडायरेक्ट टैक्स और 23 सेस जो चुंगी है, इनको मिला के हमने जीएसटी को क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया। ये सारी बातें आपकी टैक्स की हैं, 1 बाय 1 करके हम लिखेंगे। 1-2 बातें जो बोलने क्रम में छूट गया होगा
उसको भी हम यहाँ पे समायोजित करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया ये कहानी, टैक्स की कहानी? यस सर। यस सर। ओके, क्या लिखूं हेडिंग में, क्या लिखूं, टॉपिक क्या है आज की? टैक्स, हाँ टैक्स एंड डायरेक्ट ड्यूटीज। एंड इनडायरेक्ट टैक्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, चलेगा। टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम, कितने टाइप के टैक्स हैं? दो तरह की, दो टाइप, दो टाइप का। एक कौन सा? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स। दूसरा कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को कौन देखता है? सी सीबीडीटी। इनडायरेक्ट टैक्स कौन देखता है? सीबीआईसी। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल ऑफ ड्यूटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सी स्टैंड फॉर कस्टम ड्यूटी, कमीशन ना, कस्टम कस्टम। एस्टैब्लिशमेंट कब किया हमने? 1974 में, बराबर ना? 1944। 1944। हेडक्वार्टर कहाँ? दुबई। दिल्ली। न्यू दिल्ली। इतनी बात लिखें फटाफट। चीफ का भी नाम नीचे में लिख दिया है, जगन्नाथ महापात्रा एंड विवेक जोहरी। सर सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो सर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट। एंड देन कस्टम उसके आगे सर क्या है? टैक्स के आगे एंड कस्टम। सर जगन्नाथ महापात्रा ये लोग चेयरमैन है। यस यस, चीफ ऑफ सीबीडीटी चेयरमैन है। डन। यस सर। यस सर। मुझे आगे साला सब पानी खत्म करता है। अरे किसका पानी खत्म हो गया दादा? सॉरी सर, एग्जाम्पल। सॉरी। पहला कौन सा? इनकम टैक्स। दूसरा प्रॉपर्टी। कॉर्पोरेट टैक्स। तीसरा गिफ्ट टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स। चौथा गिफ्ट टैक्स। पांचवा एसटीटी टैक्स। एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। एग्जाम्पल लिखे हैं,
GST goods and सर्विसेज टैक्स, दूसरा कस्टम ड्यूटी। एग्जाम्पल लिखें। सर सिक्योरिटी है कि सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। हो गया? यस सर। हटाओ। जी सर। यस सर। Tax collected by state government। पहला लैंड रेवेन्यू, दूसरा इंटरटेनमेंट टैक्स, तीसरा रोड टैक्स, चौथा मोटर व्हीकल टैक्स, पांचवा इनकम ऑन एग्रीकल्चरल गुड्स, है ना। और एक और लिख लो, जो भी स्टैंप ड्यूटी हम पे करते हैं, स्टैंप टैक्स। ये गवर्नमेंट को, ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। स्टैंप ड्यूटी, इनकम ऑन एग्रीकल्चर गुड्स, मोटर व्हीकल, रोड टैक्स, एंटरटेनमेंट एंड लैंड रेवेन्यू। हटाओ। सर फिफ्थ वाला कौन सा है? इनकम ऑफ है? इनकम ऑन सर वेट जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, हाँ सर। उस पर टैक्स लगता है। ओके। हटाओ। यस यस सर। अभी जाने कि भारत में जो इनकम टैक्स है
उसका क्या मॉड्यूल है, मतलब हमारी सैलरी कितनी रहेगी तो टैक्स वहीं पे करना है, क्या मेल और फीमेल के अलग अलग टैक्स स्लैब है ना, कहाँ तक हमें टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, 5% कहाँ पे है, 10% कहाँ पे है, 20% कहाँ पे है ना, सरचार्ज कहाँ पे करना पड़ता है। तो ये इनकम टैक्स का अपना क्या है, तो टैक्स स्लैब है। फॉर जनरल पर्सन having age less than 60 years, है ना, यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे स्लैब। कैटेगरी में आपकी इनकम अगर 0 रुपया से 2.5 लाख तक की है, कितना % टैक्स देना है? 5%. Nil. 5%। वेरी गुड। 2.5 से 5 लाख तक आपकी इनकम है, कितना देना है? 5%. 5%. 5%। 0%. अरे 0% तो लिखा था ना, ये कट किया, इसका मतलब 0 ही है ना। हाँ 5 लाख टू 10 लाख, कितना %? 12 20%। मोर देन 10 लाख 30%. कितना %? 30%। ये हमारे और आपके लिए है जब तक हम रिटायर नहीं होते हैं। इस कारण से मैंने एज का सीमा लगाया है लेस देन 60 इयर्स। सर जहाँ परसेंटेज लिखा है उसके ऊपर क्या लिखा है? स्लैब लिखा दादा, ये परसेंटेज और टैक्स भी लिख लो चलेगा। चलो आगे, ये हुआ। जी सर। हटाओ क्या? सर ये जो आपने लेस देन 10 लाख लिखा है वो मोर देन 10 लाख होगा ना? कहाँ लेस देन 10 लाख लिखा है मैंने? मोर देन हो। दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन ओ सॉरी सॉरी। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन। इनइक्वलिटी पढ़ा है, रीजनिंग का इनइक्वलिटी या मैथ का इनइक्वलिटी? हाँ सर ये जो है सर सर ये अपना जो हर साल का जो पूरा सैलरी रहेगा सर उसका सर % रहेगा ना सर, कि मंथली जो आता है उसका % रहता है? सब बताता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। ठीक है बताता हूँ, समझ गया आपका क्वेश्चन, बताता हूँ। हटाओ इसको। हाँ सर। अभी चेंजेस फिर क्या करता हूँ, मोर देन 60 इयर्स, लेस देन 80 इयर्स, इसको कहते हैं हम सीनियर सिटीजन ग्रुप। मोर देन 60, लेस देन 80, क्वेश्चन जैसा काम वैसा। 0 to 3 लाख नो टैक्स, Nil. 3 to 5 lakh 5%, 5 to 10 similar as normal, कितना %? This category is as similar as general category. 5 to 10 more than 10, जैसे हमें लगता वैसा ही हमारे अप्पा को भी लगेगा। सिर्फ आपको याद रखना है कि 2.5 लाख की सीमा यहाँ पे थोड़ा सा रिवेट दिया गया है, 3 लाख कर दिया है, और 3 लाख है तो 5% वाला 3 से शुरुआत होगा, लेकिन खत्म वहीं पे हो जाएगा जहां पे हमारा और आपका खत्म हो रहा था 5 लाख पे।
बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स स्लैब है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, ये टॉपिक हर एक एग्जामिनेशन के लिए है। हटाओ इसको। हटाओ क्या? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यहाँ पे आ गई जो बच खुच गए। कौन बचा? 80 साल से ऊपर वाला मिल्खा सिंह बच गया। दैट इज कॉल्ड more than 80 years. This is called super senior citizen group. सुपर सीनियर सिटीजन ग्रुप के लिए सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि 5025 नो टैक्स, रेस्ट ऑल आर सेम। ये जो कैटेगरी है वो सबके लिए कॉमन है, 5 से 10, 10 से अबव, ये सबके लिए कॉमन है। सिर्फ चेंजेस देखिए ऊपर में हो रहा है, एक में 2.5 था, एक में 3 था और एक में 5 आ गया, बाकी सब कॉमन है। सुपर सीनियर, आपसे ये भी पूछा जाता है कि सुपर सीनियर की एज कैटेगरी क्या है। 75, तो जनरली हम पढ़ाई ऑप्शन रहता है 75 प्लस, वहीं पे ठोक देते हैं 75 प्लस। और स्पष्ट देखिए ऊपर में लिखा है कि 80 ईयर्स एंड अबव, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होने का, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर ने बताया है नहीं कि सुपर सीनियर का एज कितना होना चाहिए। बताया तो कि सुपर सीनियर की जो टैक्स स्लैब है वो 5 लाख का कोई भी नहीं है, और वहां पे एज भी लिख दिया मैंने, है ना। थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता है एग्जाम में, है ना, उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सही तरीके से आंसर देने की जरूरत है। सीनियर सिटीजन 60 से 80 साल तक के लिए कहलाते हैं, और सुपर सीनियर हम 80 से अबव वाले को कहते हैं। 75 कहीं से भी सही आंसर नहीं होगा। हमारा और आपके लिए 2.5 लाख तक टैक्स नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक टैक्स नहीं है, और सुपर सीनियर के लिए 5 लाख तक टैक्स नहीं है। लेकिन 5 से 10, चाहे वो हम और आप हो, सीनियर हो या सुपर सीनियर हो, सबके लिए 20% है। देयर इज नो टैक्स स्लैब, टैक्स परसेंटेज ऑफ 10 की कोई भी ब्रैकेट नहीं है। सीधी सी बात ध्यान में रखिए, 10% जहन से निकाल दीजिए। इनकम टैक्स में कोई भी प्रावधान 10% का नहीं है। हटाओ इसको। अभी ये ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा ज्यादा है और मोर देन 50 लाख आपकी इनकम है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल, चाहे वो सुपर हो, सीनियर हो, हम और आप हो। इफ इनकम एक्सीड 50 लाख, क्या है? 10% सरचार्ज। इफ इनकम एक्सीड 1 CR, 15% सरचार्ज। आपसे पूछा जाता है कि सरचार्ज का मिनिमम स्लैब कितना है? 50 लाख। 15% किसका सरचार्ज है? 1 करोड़ एंड अबव। तो ये नीचे में लिखे हैं इफ इनकम एक्सीड 50 लाख, 15% एडिशनल सरचार्ज। एडिशनल सरचार्ज का मतलब है कि 30% तो देना ही पड़ेगा, वो तो टैक्स स्लैब ही है। लेकिन अभी क्या है, तो 10 लाख से 50 लाख आप करते तो 30% देना होता, लेकिन 50 लाख से ज्यादा आप कर रहे हैं तो वो 30% प्लस ये 10%, है ना, तो ये आपको देना पड़ेगा। 1 करोड़ तक है तो वो 30% प्लस ये 15%, तो ऐसा आपका टैक्स स्लैब है। इफ इनकम एक्सीड 50 लाख, 10% सरचार्ज। इफ इनकम एक्सीड 1 CR, 15% सरचार्ज। हटाओ। यस सर। जीएसटी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कब लाया? 2017 जुलाई में।
2017 जुलाई। कौन सी कमेटी थी? केलकर। विजय केलकर कमेटी। कितने टैक्स को हमने समायोजित किया? 17 इनडायरेक्ट टैक्स प्लस 23 सेस included 27 or 117 indirect tax plus 23 cess। ओके, एग्जम्पशन क्या है? एग्जम्पशन है पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद कौन सा? स्टैम्प। लिकर। लीकर बहुत तेजी से याद आ गया है। सर इसको ज्यादा टैक्स चार्ज करते हैं ना गवर्नमेंट? हाँ, इस पे मतलब इस पे जीएसटी नहीं है ना, ये डिपेंड करता है। जैसे स्टैम्प है, किसके पास जाता है? अभी लिखा है मैंने कि स्टैम्प ड्यूटी कौन कलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जाता है। पेट्रोल जो है, पेट्रोल पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है। अभी कोई दिन पहले रिड्यूस किया होगा तो देखा आपने कि 10 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट रिड्यूस किया तो बाकी के स्टेट गवर्नमेंट रिड्यूस कर रहे थे। इस पे दोनों गवर्नमेंट टैक्स देती है, इस पे दोनों गवर्नमेंट टैक्स देती है, इस पे दोनों गवर्नमेंट टैक्स देती है। इसको जीएसटी के दायरे से सिर्फ बाहर रखा गया है ना। लीकर, ओके सर। कस्टम भी नहीं है ना, कस्टम तो अलग से आपका टैक्स ही है ना। तो ये है आपके 6 वो कैटेगरी जिसको हमने बाहर रखा है। इलेक्ट्रिसिटी, स्टैम्प, कस्टम, पेट्रोल, डीजल। ओके। सर गोल्ड पे भी शायद लेती है ना सर स्टेट? हाँ, सर गोल्ड पे भी सर स्टेट वाइज सबका टैक्स अलग रहता है कि सर एक ही रहता है? नहीं, यूनिफॉर्म है वो, है ना, तो उसको जीएसटी के दायरे में रखा गया है। अच्छा सर। और सर ये जो कमेटी ने बना, ये जो सर कमेटी बनाई 23 थी क्या है ये? हाँ, 23 किधर लिखा है? 17 लिखा ना, और 23 सेस लिखा है। बताता हूँ सेस क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। कौन कौन सा है भाई? CGST, SGST and IGST. CGST, SGST and IGST। C stand for सेंट्रल, S stand for स्टेट। तो ये आप लिख लीजिए, I का मैं लिख लेता हूं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फर्स्ट कंट्री कौन सा था? फ्रांस। 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 वेरी गुड। इंडियन मॉडल Canada. adopted from श्रीलंका। No sir, Canada. अच्छा, कनाडा है क्या? ओके। कितना परसेंट? 5, 12, 18 और 28। अभी देखिए, पहले लिख लीजिए, फिर मैं नहीं इसको आता बताता क्या हूँ। GST में? पहले आप लिख Because लीजिए gold- जितना मैंने लिखा है आपके बोर्ड पे, फिर बताता हूँ कि ये 5, 12, 18, 28 क्या है ना। 23% सेस क्या होता है वो बताता हूँ, ये 17 क्या है वो बताता हूँ, है ना। पहले लिख लीजिए। 3% भी आता है ना? हाँ, 3% भी आता है ना GST में? मैंने अभी 3% बोर्ड पे कोई सा भी स्लैब 3% का लिखा क्या? नहीं फिर नहीं आता है, सीधी सी बात है। तो ठीक एक्चुअली है। गोल्ड पे 3% चार्ज करते हैं, इसीलिए किस पे? गोल्ड पे। मैडम आप ठीक से देखो, गोल्ड पे आपको दिखेगा तो उसमें सीजीएसटी भी लिखा हुआ है, एसजीएसटी भी लिखा हुआ है। ठीक मतलब है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो देखोगे
कि 2.5% CGST है, 2.5% SGST है, तो मतलब वो 5% के ब्रैकेट में आ गया। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कितना स्टेट गवर्नमेंट कौन से फूड पे कितना ले रहा है, एग्री पे कितना ले रहा है, वो याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ याद रखना है अपने एग्जाम्पल के लिए कि 4 ही टैक्स स्लैब है, 5, 12, 18 और 28। होटल पे कितना है, रेस्टोरेंट में कितना है, कोलगेट साबुन पे कितना है, ये सब छोड़ देने का। सर गोल्ड पे ना 3% लगता है GST। गोल्ड पे 3% GST है, जी, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली गोल्ड बाय किया है ना, तो उसके और वजह नीचे में कौन सा 3%। टैक्स लिखा हुआ है, एक बार देखो उसको। उसमें GST लिख के दिया हुआ है, बिल है मेरे सिर्फ पास। GST लिख के दिया है, हाँ 3%। हाँ। मेरे को नेक्स्ट क्लास बिल शेयर करो जरा। और इन पे गूगल पे भी मैं सर्च कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी वही शो कर रहा है कि गोल्ड पे 3% है लिमिट गोल्ड तो भी इंस्टेड और ऑफ। टैक्स होगा, या फिर देखो जरा, मेरे को भी दिखाओ जरा, मेरे को भी कोई नई जानकारी मिलेगी, देखता हूँ मैं। तो मैं अभी आपको कैसे शो करूँ? मैं देख लूंगा मैडम, डोंट वरी, आप मैडम को भेजिए, मैडम मेरे को भेजेंगी। ठीक है। सर हेलो गूगल सर। पे भी 3% ही दिखा रहा है। ये दिखा रहा है। दिखा रहा है? हाँ मैं वही हाँ बोल रही हूँ, सर, गूगल पे जस्ट भी अभी किया मैंने। 3% है। ठीक है, एक बार मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लूंगा कि क्या कुछ अमेंडमेंट आया है या नहीं आया है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस किया है। क्योंकि ज्वेलरीज पे ना 3% ही लगा रहे हैं लोग। ठीक है, एक बार देख लूंगा मैं भी। हेलो सर। बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो सर कमेटी है, विजय केलकर कमेटी, सर इसमें सर कितने मेंबर थे, मतलब हाँ सर मतलब कितने लोगों की सर कमेटी थी ये, सर अगर पूछ देखिए, सकता ना कमिटी मतलब। मिनिमम जब भी बनता है तो 3 लोगों की बनती है। जो विजय केलकर कमेटी थी, 7 मेंबर, 7 जुड़ी थी इसमें, जिसको हेड विजय केलकर साहब कर रहे थे, है ना। अच्छा ये आपके 13th फाइनेंस कमीशन के चीफ भी रहे हैं विजय केलकर। ठीक है, तो अच्छा कितने मेंबर कमेटी थी, ये सिर्फ एक ही जगह आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी थी वो कितने मेंबर की थी। बाकी ये यंग एंड हिल्टन कितने कमेटी की, नरसिम्हम शिवरामन कितने कमेटी का था, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अदरवाइज आपने पूछा है तो जनरली बड़े एग्जाम जो RBI ग्रेड बी की है, उसमें संभवतः आपसे पूछा जाता है विजय केलकर कमेटी का आप मेंबर बताएं, तो 7 मेंबर वहां पे आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। देखो सेस क्या है, तो सेस होता है, इसको हम कहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेस लिया अगर था, स्वच्छ भारत सेस लिया अगर था 0.50%, है ना। तो जो सारे टैक्स को छोड़ के जो एडिशनल टैक्स होता है, दैट इज कॉल्ड सेस। तो अलग अलग बहुत बार आपने देखा होगा, जिस समय स्वच्छ भारत स्कीम लॉन्च हुआ 2015 में, तो जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थे उस पर मतलब होलर फी लगा दिया गया, 0.50 सेस लगा दिया गया है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेस था, कोई गवर्नमेंट अलग सेस लेती थी, तो पूरे गवर्नमेंट की टैक्स को जो 23 टैक्स सेस थे उसको GST के दायरे में ला दिया गया। सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, BCTT था, बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स था, वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स था। तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्स थे। इसको भी 17 इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके एक यूनिफॉर्म टैक्स लाया गया, वन नेशन वन टैक्स की बात की गई, और हमने 1 जुलाई 2017 को विजय केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने इस 3 पैर वाले CGST, SGST और IGST को ये कहते हुए इंप्लीमेंट कर दिया कि 4 टाइप की टैक्स स्लैब, 4 टाइप की टैक्स हम लेंगे। अगर एग्रीकल्चर गुड्स से बना हुआ कोई आइटम है ना, तो उस पर हम 5% लेंगे। अगर सर्विसेज से जुड़ा हुआ है तो 12% लेंगे। आपका कोई सर्विसेज से जुड़ा हुआ है तो हम 28% लेंगे। होटल हो वगैरह में 28% टैक्स है ना। तो इस तरीके से टैक्स का प्रावधान किया गया। 4 टैक्स स्लैब अभी रखे गए हैं। कनाडा के मॉडल को हमने अडॉप्ट किया। फ्रांस पहला 1954 का मॉडल था जो सबसे पहले फ्रांस ने अडॉप्ट किया था। ये है टैक्स की पूरी बताएं। अभी देखिए, भारत सरकार आपको बोलती है कि हम 2.5 लाख तक तो टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये भी प्रावधान देती है कि आप अपना पैसा गवर्नमेंट के पास ही रखिए, कुछ सालों के लिए रखिए, तो हम आपको उस टैक्स पे भी छूट देंगे, और उसी का नाम है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स स्लैब
80C नाम सुना है किसी ने? नहीं सर। 80CCD 80D ध्यान से देखिए 80C हो गया, 80CCD हो गया, 80D हो गया, 80E और 80E और E। ये कहता है कि हम आपको एडिशनल छूट देंगे। कितने लाख का छूट देंगे? 1.5 लाख का। ये कहता है हम आपको एडिशनल छूट देंगे, कितने हजार का देंगे? 50,000 का। CD कहता है कि हम आपको उस अमाउंट पे छूट देंगे जो आपका 25,000 तक का हो। ये कहता है कि हम भी आपको छूट देंगे, उस अमाउंट पे छूट देंगे जो आपने एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट भरने में छूट दे दिया है, और ये कहता है कि हम आपको 50,000 तक का छूट देंगे। अभी ध्यान से देखिए, आपके घर में अगर कोई सैलराइड पर्सन है और वो इनकम टैक्स पे कर रहा है, तो आज के बाद उनको ये चीजें बताएं और बोलिए कि आप यहाँ से इनकम टैक्स बचा सकते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स ही कहता है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक आप रखिए। कौन से कॉलम में रखिए? 80C कॉलम में रखिए। 80C क्या कहता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे तो PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में होनी चाहिए, या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में होना चाहिए, या फिर ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में होना चाहिए, या फिर ये कहता है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में होना चाहिए, NSC में होना चाहिए, या फिर ये कहता है कि टैक्स सेविंग FDs में होना चाहिए। These all are गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट which are a लॉकिंग प्रोडक्ट। एक बार आपने पैसे अगर PPF अकाउंट में रख दिए, तो मैंने PPF अकाउंट इससे पहले पढ़ाया है, चाहे वो सेविंग हो, करंट हो, FD हो, RD हो, NRI, NRE, NRO हो, उस जगह मैंने PPF और सुकन्या पढ़ाया था। किनको याद है PPF सुकन्या? किसी को याद है क्या PPF और सुकन्या? सर मेरा फर्स्ट सर में था बट उतना याद नहीं। Once upon a time in मुंबई में सब पढ़ाया था, किसको याद रखता है? हमारा तो काम है सब पढ़ना, पढ़ के इस कान से भगवान ने 2 कान दिए हैं, इधर से सुनने का और इधर से निकालने का। हाँ, भगवान ने रास्ता बना दिया है ना, एकदम बाईपास बना दिया है। क्यों स्टोरेज करके सर, एक तो छोटा सा मस्तिष्क है, पिट्यूटरी ग्लैंड और भी छोटा है, कितनी बातें हम याद करके रखेंगे। आपका काम याद रखो, हमें सिर्फ बताओ कि PPF अकाउंट वो अकाउंट है जो कोई भी इंडिविजुअल कितने भी साल के लिए खोल सकता है, बट लॉकिंग 15 इयर्स का होता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में इसकी शुरुआत की, जो उसी गर्ल चाइल्ड के लिए सिर्फ है जिसका एज आज के दिन में 10 साल से कम है। और PPF और सुकन्या ऐसे 2 अकाउंट हैं जो इनकम टैक्स के 80C के ब्रैकेट में आते हैं, और एक फाइनेंशियल ईयर में आप इसमें 1.5 लाख मैक्सिमम रुपया भर सकते हैं और इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। जहां तक PPF की बात है, एक साल में कंपल्सरीली आपको 500 रुपए भरने हैं, और जहां तक सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात है, एक साल में कंपल्सरीली आपको 250 रुपए भरने हैं। उससे ऊपर भरते हैं वेल एंड गुड, अगर उससे नीचे आप भरते हैं तो फिर 50 रुपए पर एनम की पेनल्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस अकाउंट पे इम्पोज कर देती है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला कि आपके घर में कोई ऐसे सैलराइड पर्सन है जिनकी सैलरी से इनकम टैक्स जाता है, उनको बोलिए कि आप अपना जो पैसा है वो क्या कीजिए, तो इंश्योरेंस में डालिए, या PPF में डालिए, या सुकन्या में डालिए, या म्यूचुअल फंड की ELSS फंड में डालिए, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज कीजिए, या फिर वो FD आप बनाए जो टैक्स सेविंग FD हो, 5 साल का लॉकिंग होगा। FD पे छूट नहीं मिलता है, लेकिन टैक्स सेविंग FD आपने अगर खोला है, जो एक बार खोल लिया तो 5 साल तक कुछ भी आप कर लीजिए, वो टूट नहीं सकता है, तो उस पे 1.5 लाख रुपए तक का आपको छूट मिलेगा। दिस इज व्हाट इनकम टैक्स 80C स्लैब। अभी समझ में आया? यस सर यस सर। बोलो। सर
ये जो अगर एफडी वगैरह बनाया तो फिर उसके लिए मतलब वो 5 साल तक तो लॉक हो जाएगा। वो हर साल पे अपने को उसमें ये मिलेगा क्या? ये 1.5 लाख का मिलेगा अपने को मतलब? क्या मिलेगा? नहीं, टैक्स अब बचेगा क्या उसमें अगर एक बार हर हम साल लोग ने 1.5 कर लाख दिया बचेगा 5 साल? कैसे? हर साल बचेगा क्या कि हर साल एफडी ओपन करना पड़ेगा? हर साल आपने जब तक उसको, नहीं नहीं हर साल, अरे दादा, एक साल में आपने अगर 1.5 लाख रुपए रखा तो 1.5 लाख पे छूट मिलेगा, लेकिन उसी 1.5 लाख पे अगले साल छूट मिलेगा ऐसा नहीं होगा। उस अगले साल आपको फिर से 1.5 लाख रुपए रखना पड़ेगा। ओके ओके सर। समझ में सर आया? फिर 3 लाख हो जाएगा। हाँ बस वो बढ़ता रहेगा ना, पता अब एक ही बार बरस दोगे यार और हर एक जीवन भर छूट लेते चलोगे तो होगा क्या? नहीं सर, हाँ? मतलब खाली सर हर एक साल आपको आपके इनकम में से 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। दीज आर इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके सर। समझ में ओके आया? सर। ओके। ये 80C समझ में आया क्या? तो पापा मम्मी को बता सकते हैं, भाई बहन को बता सकते हैं जो सैलराइड हो कि भाई आप LIC परचेज कर लो, आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर लो तो आपको 1.5 लाख पूरा बच जाएगा। ओके, अभी देखो कैसे 1.5 लाख बचेगा। अभी मेरा इनकम 7 लाख रुपए है, सपोज मेरा इनकम अभी 7 लाख रुपए है, तो मैं कौन से ब्रैकेट में आया हूं? कितना % टैक्स देना पड़ता है मुझे? 20। 20% टैक्स देना पड़ता है। यस करेक्ट। अभी मैंने क्या किया, तो मैंने अपना 1.5 लाख रुपए पीपीएफ अकाउंट में डाल दिया, करेक्ट। और मैंने अपना जो 50,000 रुपए है वो 80CCD में मैंने डाल दिया। अभी मैं कौन से ब्रैकेट में आ गया? डी। 5%। 5% में आ गया। अभी मैं 7 लाख का था तो मेरे को 20% देना था। 20% का मतलब क्या हो गया कि मैं 5 से 7 की कैटेगरी में भी आ गया, तो मेरे को 20% देना हो रहा था। तो 5 लाख से कितना एक्सीड हो गया? 2 लाख ना? अरे बोलो दादा। हाँ सर। तो 2 लाख पे 20% मेरे को देना होता। पूरे 7 लाख का 20% मुझे देने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक्सीड अमाउंट का परसेंटेज देने की जरूरत है। तो मेरा इनकम अगर 7 लाख है तो 5 से एबव ब्रैकेट में आया, तो 5 से कितना ज्यादा? तो 5 से 2 ज्यादा, तो उस 2 लाख का 20% मेरे को देना था। 2 लाख का 20% कितना होता? 40,000। हाँ? 2 लाख का 20% 40,000 ना सर? 2 लाख का 20%, 2 लाख का 10% 20,000, 2 लाख का 20% 40,000। 40,000। 40,000 को बचाना है, मैं क्या करूंगा? पीपीएफ और इसमें अकाउंट खोल ली। इस दोनों में मुझे 2 लाख रुपए डालना पड़ेगा, तो ही 40,000 रुपए मेरा बचेगा। अभी समझ में आया? हाँ सर। ATC, Yes, sir. CCD, this all the things are नहीं deduction in CCD पे tax. छोड़ दो, अभी मैं सिर्फ 80C की बात किया हूँ, ये सब बात करना बाकी है। अभी ये आप सिर्फ लिखे इनकम टैक्स स्लैब 80C, उस पर लिखे रिलैक्सेशन अप टू 1.5 लाख इफ इन्वेस्टमेंट इन ईदर, ये ईदर है, ये ऐसा नहीं कि सब में आपको डालना है, ईदर किसी भी एक में आप डालोगे 1.5 लाख तक आपको छूट मिलेगा। तो अतर्वाइज इसमें भी 1.5 डाल दिया, इसमें भी 1.5, इसमें भी 1.5 और 4.5 पे छूट मांगेगा तो नहीं मिलेगा। ये बोलता है कि पूरे प्रोडक्ट में किसी में आप डालिए, हम आपको छूट कितना रुपए तक कर देंगे मैक्सिमम? 1.5 लाख। 1.5 लाख। तो लिखे इनकम टैक्स स्लैब, सिर्फ 80C का नाम लिखो, ये सब छोड़ दो, ये सब मुझे बताना है। इनकम टैक्स स्लैब 80C रिलैक्सेशन अप टू 1.5 लाख इफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि, इक्विटेड लिंक सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स FD एंड इंश्योरेंस। LIC मैंने लिखा है बट LIC सही वर्ड नहीं है, आप इसमें लाइफ इंश्योरेंस लिखिए। चाहे वो SBI का हो, चाहे वो LIC का हो, चाहे वो ICICI का, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस आप परचेज कीजिएगा, नॉट जनरल इंश्योरेंस।
मेरे से पूछो, नहीं समझ में आया तो 10 बार पूछो, 12 बार बताऊंगा। हाँ सर, जो है सर ये जो हम मतलब जो सर सैलरी आती है सर, वो तो सर ऑलरेडी सर टैक्स डिडक्ट होके ही आती है सर। तो सर अरे दादा, तो उसी के लिए ना आपको ITR फाइल कर देना है। ITR फाइल करोगे तो क्या होगा, इनकम टैक्स वापस आ जाएगा अकाउंट पे, तुम्हारे जो कटा है वो वापस आ जाएगा। अच्छा सर। कटेगा, आपके खाते से कटेगा, लेकिन आप जब 1 साल के बाद ITR फाइल कीजिएगा तब तो बोलता है ना कि इनकम टैक्स रिटर्न हमें भरना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना है तो 1 साल का स्टेटमेंट दिखाओ, PPF पे आपने डाला, आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, तो इनकम टैक्स आपके अकाउंट में डायरेक्ट वापस कर देती है। ओके सर। तो सर ये सबके लिए ना सर, जो गवर्नमेंट में है वो भी और जो प्राइवेट में सर वो भी? प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, रिक्शा चलाता हो, अंबानी हो, अदानी हो, मैं हूं, आप हो, सर इंडियन सबको पे होना करना चाहिए। पड़ेगा। ओके सर। इंडियन होना चाहिए, भारतीय मूल का होना चाहिए। भारत की 28 राज्य और 8 संघ शासित राज्य में किसी एक का नागरिक होना चाहिए। ओके, ओके सर। चलो आगे। हाँ सर। 80C समझ में आया? हाँ सर, समझे। यस सर। फुल फॉर्म लिखा क्या है ELSS का? किसी ने मेरे से नहीं पूछा।